सभी को नमस्कार। आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मैथ्स एजुकेटर्स पर हार्दिक स्वागत है। आज अपन लोग जो डेफिनेट इंटीग्रल की जो सीट है उसके सॉल्यूशन की बात करेंगे। तो देखिए, पिछली क्लास में मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी ए से ए प्लस एन टी वाली। उसका मैं प्रूफ दे रहा हूँ आज आपको। ए से ए प्लस एन टी एफ एक्स डी एक्स बराबर मैंने आपको कहा था कि ये इस तरह से लिखा जा सकता है, 0 से एन टी एफ एक्स डी एक्स, मतलब ए पर डिपेंड नहीं करती ये चीज़। और उसके बाद में इसको लिखा जा सकता है एन इंटू 0 से टी ऑफ एफ एक्स डी एक्स। साथ ही मैंने ये कहा था जहाँ एफ एक्स जो है वो टी आवर्तनांक का, जहाँ एफ एक्स जो है वो टी आवर्तनांक का आवर्ती फलन है। देखिए, इस प्रॉपर्टी को अपन लोग देखना चाह रहे हैं। ये वाली जो प्रॉपर्टी आपके सामने लिखी है, एफ एक्स जो है वो अगर टी पीरियड का पीरियडिक फंक्शन हो तो अपन लोग इस प्रकार से लिखे हुए इंटीग्रल को इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए, इसको अपन लोग थोड़ा प्रूव करते हैं कि ऐसा कैसे होता है। देखो, इस इंटीग्रेशन को मैं आप लोगों के सामने ले रहा हूं। आई इक्वल टू ए से ए प्लस एन टी एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, ये इंटीग्रेशन है। इसको मैं इस तरह से ब्रेक करता हूं। आपको जैसे मैंने बताया था, इंटीग्रेशन की लिमिट जब भी अपन ब्रेक करते हैं, आप कितनी भी तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, बट ध्यान ये रखना है कि स्टार्ट यहाँ से होना है, फिर जहाँ छोड़ो वहीं से वापस स्टार्ट होना है। तो जैसे मैं ए से पहले 0 पे चला जाऊंगा, उसके बाद में 0 से मैं एन टी पे चला जाऊंगा, जहाँ छोड़ा वहीं से स्टार्ट कर दिया। अब जहाँ छोड़ा वहीं से स्टार्ट करूंगा। एन टी से मैं चला जाता हूँ एन टी प्लस ए। स्टूडेंट, इस इंटीग्रल को मैंने इस तरह से तोड़ दिया। ए से 0 यहाँ से स्टार्ट करना है, और देखिए एंड में मैं जहाँ मुझे जाना है वहाँ मैं चला गया हूँ। बीच में आप लोग चाहे कहीं पे घूमिए, जैसे आपको ये समझिए कि आपको इंडिया से अमेरिका जाना है, तो ये इंडिया है और ये आपका अमेरिका है। बीच में आप जैसे आप ऑस्ट्रेलिया चले गए, फिर ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड चले गए, फिर न्यूजीलैंड से अमेरिका चले गए। आप लोग ऐसे जा सकते हो। जहाँ आप लोग एंड हो रहे हो वहीं से स्टार्ट हो जाओ, जहाँ एंड हो रहा हो वहीं से स्टार्ट हो जाओ। ठीक है, इनिशियल स्टार्ट कहाँ करना है, जो आपका लोअर लिमिट है, और लास्ट एंड कहाँ करना है, जो आपका अपर लिमिट है। ऐसे आपको ध्यान रखना है। ऐसे अपन लोग इसको तोड़ सकते हैं। अब स्टूडेंट, ये जो इंटीग्रेशन है ना, ये वाला, इसको मैं एक नाम दे रहा हूँ I1। और इसमें I1 को मैं थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ नीचे अलग से सोल्व करके दिखाता हूँ। देखो, ये I1 इंटीग्रेशन क्या है। एन टी से एन टी प्लस ए एफ एक्स डी एक्स, इस इंटीग्रल को मैं थोड़ा सा आप लोगों को दिखा रहा हूँ। मैं इसमें एक काम करता हूँ, पुट x इक्वल टू एन टी प्लस वाई। मैं इसमें एक सब्सटीट्यूशन कर रहा हूँ, पुट x इक्वल टू एन टी प्लस वाई। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dx बराबर हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट है, dy। अब आप लोग लिमिट चेंज करेंगे इसकी, तो देखो I1 बराबर आएगा, ये आप लोग शुरू में एन टी रखिए, एन टी से एन टी कट जाएगा तो y का वैल्यू 0 आ जाएगा। उसके बाद में आप x की जगह एन टी प्लस ए लिखिए, तो एन टी प्लस ए लिखेंगे तो एन टी से एन टी कट जाएगा, y का वैल्यू a आ जाएगा। ये इस तरह से आप लोगों का जो इंटीग्रल है वो चेंज हो जाता है, एफ ऑफ एन टी प्लस वाई और डी एक्स की जगह डी वाई। ठीक है, अब जैसे आप लोगों को पता है कि वेरिएबल चेंज करने वाली प्रॉपर्टी से आप वाई की जगह लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा 0 से ए एफ ऑफ एन टी प्लस एक्स डी एक्स। स्टूडेंट, आप जानते हो कि जब एफ एक्स जो है वो टी पीरियड का पीरियडिक फंक्शन होता है, उस केस में एफ एक्स प्लस टी, एफ एक्स प्लस 2t, एफ एक्स प्लस 3t एंड सोन एफ एक्स प्लस एन टी जो है वो किसके इक्वल टू हो जाता है, एफ एक्स के इक्वल टू हो जाता है। देन अपन इस x प्लस एन टी को क्या लिख देंगे, एफ एक्स लिख देंगे, क्योंकि अपना जो एफ एक्स फंक्शन है वो ऑलरेडी टी पीरियड का पीरियडिक फंक्शन दे रखा है। तो अपन लोग इसको 0 से a और क्या लिख देंगे, एफ एक्स डी एक्स लिख देंगे।
इसकी जगह है nt प्लस x की जगह अपन लोग fx लिख देंगे। तो आपने ये देखा कि आपका जो इंटीग्रल I1 है वो किस प्रकार से आपके सामने रिप्रेजेंट हुआ। अब अपन लोग इसको थोड़ा सा यहाँ पे आगे सोल्व करना शुरू करते हैं और देखिए क्या सीन बनता है इसके इक्वल टू में, है ना। ये a से 0, a से 0, आप लोग चाहो तो इसको इन दोनों लिमिट्स को इंटरचेंज कर दो जिससे माइनस का चिन्ह पीछे आ जाएगा, और 0 से a आप ऐसा कर सकते हो इसको, ठीक है। और ये वाली चीज़ आपकी 0 से nt है ही, है ना, और fx dx है ही आपका। और ये जो I1 जो स्टूडेंट आप लोगों का था वो इस तरह से चेंज हो गया, 0 से a और fx dx। ये क्या हो जाता है, इससे कैंसिल हो जाता है। तो आपका जो लिमिट है वो क्या आ जाता है, 0 से nt ऑफ fx dx आ जाता है। तो जैसा मैं आपको कह रहा था कि अगर इस तरह से लिमिट लगी हुई है, a से a प्लस nt लिमिट लगी हुई है, तो अपन लोग इसको 0 से nt लिख सकते हैं। जैसा मैंने आपको इसका प्रूफ यहाँ पे दिया है कि a से a प्लस nt को अपन ने क्या लिखा, 0 से nt ऑफ fx dx लिखा है। और उसके बाद में अपन ने ये चीज़ तो प्रूव करके देखी थी, पहले देख रखी है कि जब fx और t पीरियड का फीडबैक फंक्शन होता है तो अपना n क्या हो जाता है, आउट हो जाता है, और ये 0 से t और आपकी fx dx, ये वाला सीन अपन ने पहले प्रूव कर लिया है, और ये वाला सीन जो है वो आज अपन ने प्रूव करके देख लिया है। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये वाली जो प्रॉपर्टी है वो किस तरह से काम करती है, ए का कोई भी फर्क इसके ऊपर नहीं पड़ता है। देखिए एक क्वेश्चन इस वाली प्रॉपर्टी पे आधारित आपका एक क्वेश्चन है, एक्सरसाइज नंबर जो 3 है उसमें 39 नंबर का क्वेश्चन है, वो मैं आप लोगों के सामने लिख रहा हूँ, आप लोग उसको देखना। ये प्रॉपर्टी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। एक्सरसाइज जो 3 है आपकी सीट का, उसमें 39 की क्वेश्चन की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने लिख रहा हूँ। ये लिखा है कि माना t ग्रेटर देन 0 किसी फलन fx के लिए एक वास्तविक संख्या इस प्रकार है कि f ऑफ x प्लस टी x प्लस 2t x प्लस एन टी इज इक्वल टू एफ एक्स। यूँ समझिए स्टूडेंट कि ये कहना चाह रहा है कि जो t है वो फंक्शन एफ एक्स का पीरियड है, या एफ एक्स जो है वो t पीरियड का पीरियडिक फंक्शन है, अगला ये कहना चाह रहा है, ठीक है। अब आपसे क्या कहता है कि यदि i का वैल्यू 0 से t ऑफ एफ एक्स डी एक्स दे रखा है, ऐसा i लिखा है इसने, तब ये पूछता है, तब जो ये जो इंटीग्रल है कौन सा, जो मैं आपके सामने लिख रहा हूं, 3 से 3 प्लस 3t, इसका वैल्यू क्या आएगा, ये आपसे अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। इसके जो ऑप्शन दे रखे हैं वो 2i दे रखा है, 3/2i दे रखा है, 3i दे रखा है ना, और भी ऑप्शन दे रखे होंगे, 3/4i दे रखा है। ऐसे इस प्रश्न के अपने को विकल्प इसने दे रखे हैं। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया कि फंक्शन एफ एक्स टी पीरियड का पीरियडिक फंक्शन है, ओके। और एक इंटीग्रल i का वैल्यू दे रखा है 0 से t ऑफ एफ एक्स डी एक्स को, और आपसे इसका वैल्यू अगला पूछ रहा है। एक काम करिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को आप नीचे लाइए, यहाँ मैदान में उतारिए इसको, और इस इंटीग्रल को आप I1 नाम दीजिए जिसके बारे में अगले ने आपसे पूछा है। क्या लिखा है, 3 से 3 प्लस 3t और एफ एक्स डी एक्स, f2x dx। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को यहाँ पे एक वेरिएबल करना है, सिंगल वेरिएबल। तो इसके लिए अपने एक काम करते हैं कि पुट 2x इक्वल टू वाई, पुट 2x इक्वल टू वाई, 2x को आप y पुट कर दीजिए और यहाँ से डिफरेंशिएट कीजिए तो 2dx बराबर dy। एक प्रतिस्थापन मैंने किया है, यहाँ से जो dx का वैल्यू आता है स्टूडेंट वो कितना आता है, dy/2 आता है। आप लोग यहाँ पे लिमिट भी चेंज करिए, ये x की लिमिट है, आप लोग y की लिमिट निकालिए, तो आप x की जगह 3 रखिए तो कितना बन जाएगा, 3 × 2 6 हो जाएगा। फिर ये 3 ×
ये 2 इंटू 3 प्लस 3t तो कितना बन जाएगा, देखो ये बन जाएगा 6 प्लस 6t, ठीक है। और ये आपका एफ वाई और dx की जगह आपका बन जाता है dy बाई 2, 1/2 dy। ये इस प्रकार से आप लोगों का जो I1 है वो इस प्रकार से चेंज होकर आपके सामने आ रहा है। आप लोग इसमें चर राशि को बदल दीजिए, 6 से 6 प्लस 6t एफ ऑफ एक्स डी एक्स, चर राशि को आप लोग बदल दीजिए। अब जैसे मैंने अभी आपको जो प्रॉपर्टी बताई थी a से a प्लस एन टी वाली, जिसमें एफ एक्स और टी पीरियड का पीरियडिक फंक्शन होता है, आपको एफ एक्स टी पीरियड का पीरियडिक फंक्शन दे रखा है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको 1/2, पहले तो आप इसको 0 से एन टी लिख सकते हो, 0 से एन टी लिख सकते हो, आप इसको पहले लिख सकते हो ना। उसके बाद इस एन को भी आप आउट कर सकते हो, 1/2 इंटू 6 ऑफ 0 से टी कर सकते हो। उसके बाद ये आपकी जो प्रॉपर्टी अपन ने अभी पढ़ी थी वहां से अपन लोग बात कर रहे हैं। तो ये क्या बन जाता है, I1 का जो वैल्यू है ये 3, और ये क्या दे रखा है अगले ने अपने को, इसका वैल्यू अगले ने अपने को क्या दे रखा है, I दे रखा है। तो ये I1 का जो वैल्यू है वो कैलकुलेट होकर इसका जो वैल्यू है वो 3i के बराबर आ जाता है। तो इस तरह से एक बहुत ही अच्छा शानदार सा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। अब देखिए, आज मैं ही आपको कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूं। अब देखो अपन लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 30, अभ्यास 2 का क्वेश्चन नंबर 30, जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, वो मैं आप लोगों को आज खुद ही करा रहा हूं। आप लोग केवल आनंद लीजिए इन क्वेश्चंस का, उसके बाद में आपकी कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप उसके बाद में पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन 30 क्या है, एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 30 मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। क्वेश्चन है 0 से 100 साइन ऑफ, जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, जो बहुत अच्छे क्वेश्चन है, वो मैं आप लोगों के सामने आज खुद ही रख रहा हूं। ये आप लोगों का क्वेश्चन है, इसका वैल्यू अगला आपसे पूछ रहा है, और इसके मैं आप ऑप्शन दे रहा हूं 100/पाई, दूसरा ऑप्शन है स्टूडेंट 200/पाई, तीसरा ऑप्शन है 100 पाई, और चौथा ऑप्शन है 200 पाई। ये इस क्वेश्चन के आपको क्या दे रखे हैं, ऑप्शन दे रखे हैं। देखिए स्टूडेंट, 0 से 100 है, तो 0 से 100 है, और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। जैसा मैं आपको कहता हूं कि पहले ग्रेटेस्ट को हल किया जाता है, तो 0 से 100 में तो इसको हल करना बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि 0 से 1 में 0 आएगा, 1 फिर 1 से 2 का ग्रेटेस्ट 1 आएगा, 2 से 3 का ग्रेटेस्ट 2 आएगा, तो ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा अपने को। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, इसके अंदर जब भी कोई बड़ी संख्या हो तो आप लोग कहां जाएं, 0 से एंटी, 0 से एंटी वाली प्रॉपर्टी पे जाएं, 0 से एंटी वाली प्रॉपर्टी के बारे में सोचें, जिसमें n आपका आउट हो जाता है और 0 से t लिमिट रह जाती है और एफ एक्स डी एक्स आपका इंटीग्रल रह जाता है। इस वाली प्रॉपर्टी के ऊपर आप आ जाएं, इसको आप सोचें, इसको आप समझें कि इस प्रकार की जो प्रॉपर्टी है वो मुझे क्या कर सकती है, इस बड़ी संख्या से छुटकारा दिला सकती है। ठीक है, मैं आप लोगों को एक ग्रेटेस्ट की प्रॉपर्टी बता रहा हूं। ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स प्लस इंटीजर बराबर आता है ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स प्लस इंटीजर। अलग कर सकते हो आप इंटीजर को, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपका एक्स मान लो 1.2 है, और ये जैसे इंटीजर कोई भी वैल्यू ले सकते हो आप लोग, जैसे 2 वैल्यू ले लिया आपने, तो ये 3.2 हो रहा है। 3.2 का ग्रेटेस्ट कितना आता है, 3 आता है। 3 आता है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो स्टूडेंट, 1.2 का ग्रेटेस्ट प्लस 2, मतलब ये 3 ही आपको यहां से मिलेगा, ये 3 ही आपको यहां से मिलेगा, 1 + 2 = 3। यहां से भी 3 मिल रहा है, वहां से भी 3 मिल रहा है। तो x प्लस इंटीजर का ग्रेटेस्ट कितना होता है स्टूडेंट, ग्रेटेस्ट ऑफ x प्लस इंटीजर ऐसा होता है, चाहे x इंटीजर हो चाहे x डेसिमल में हो, कैसे भी हो, अपन लोगों की ये वाली प्रॉपर्टी है वो लागू होती है। आप कोई भी x के मान के लिए चेक कर लीजिए, ये दोनों साइड आपको क्या मिलेंगे, बराबर मिलेंगे। ठीक है, ये वाली बात मैंने आपसे क्यों कही, क्योंकि मैं ये जानना चाहता हूं कि 0 से एंटी ये जो फलन है ये निश्चित रूप से 1 आवर्तनांक का आवर्ती फलन है। ये फलन है वो 1 आवर्तनांक का आवर्ती फलन है। देखिए कैसे है, मैं आप लोगों को बताता हूं। मैं इस फलन को एक बार f(x) के बराबर आप लोगों के सामने लेता हूं, और उसके बाद में मैं आपको ये दिखाता हूं कि ये जो फलन है ये 1 आवर्तनांक का आवर्ती फलन है या नहीं है। तो मैं एक काम करता हूं, इसमें x की जगह 1 + x रखता हूं, t + x रखता हूं, और देखता हूं कि ये क्या चीज बनती है। आ जाओ, ये देखो मैं x की जगह 1 + x t + x रख रहा हूं,
और देखिए क्या चीज बनती है, 1 प्लस एक्स का ग्रेटेस्ट और इंटू में पाई। स्टूडेंट क्या बनता है, साइन ऑफ 1 प्लस एक्स। इसके अंदर स्टूडेंट आप ये वाली प्रॉपर्टी लगा दीजिए 1 प्लस एक्स का ग्रेटेस्ट, तो क्या आ जाएगा एक्स का ग्रेटेस्ट, है ना, और फिर 1 का ग्रेटेस्ट कितना, सॉरी 1 अलग आ जाएगा, 1 अलग आ जाएगा। ये लो, बात समझ में आ रही है आपको मेरी? आपको मेरी वाली बात बहुत ही अच्छे से समझ में आ रही होगी। ये वाली प्रॉपर्टी अपनी जगह पड़ी है, ठीक है, ये वाला गुणधर्म अपने आप में गुणधर्म है। ओके, अपन लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। आइए, ये 1 से 1 कट गया, तो बताओ क्या आया, साइन ऑफ x माइनस ग्रेटेस्ट ऑफ x इंटू पाई आया। मतलब आपने ये देखा कि आपने इस फंक्शन में x की जगह 1 प्लस एक्स किया, वापिस fx मिला आपको। आप 2 प्लस एक्स करके देख लीजिए, 2 प्लस एक्स माइनस 2 प्लस एक्स का ग्रेटेस्ट ऑफ x माइनस 2, 2 से 2 कट जाएगा, वापिस हो जाएगा। चाहे 3 प्लस एक्स कर लीजिए, चाहे 1 प्लस एक्स, 2 प्लस एक्स, 3 प्लस एक्स एंड सो ऑन एन प्लस एक्स कर लीजिए, आपको वापिस fx ही मिलने वाला है। तो क्या हुआ, 0 से एन वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हैं इसमें, इसका पीरियड कितना हुआ, 1 हुआ। तो अपन लोग इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, ये वाली प्रॉपर्टी अपन लोग इसमें लगा सकते हैं। और एन को अपन लोग क्या कर सकते हैं, बाहर कर सकते हैं। स्टूडेंट एन को क्या कर सकते हैं, बाहर कर सकते हैं। तो इन सब चीजों का उपयोग अब हमारे नहीं है, सारी बातें आपको पता लग गई हैं और अब अपन लोग इस क्वेश्चन को आगे हल करने जा रहे हैं। देखिए चलो, ये इंटीग्रल था आपका आई, तो 0 से एन टी, एन आपका आउट हो गया, और 0 से 1 साइन ऑफ x माइनस ग्रेटेस्ट ऑफ x इंटू पाई। हाँ, अब स्टूडेंट आपके पास दो तरीके हैं, आप या तो साइन a माइनस बी से खोल के इसको हल कर लो, या चाहे पहले ग्रेटेस्ट ऑफ x का मान लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे पहले ग्रेटेस्ट x लिख दो, या चाहे इसको सोल्व करके उसके बाद में ग्रेटेस्ट x का मान लिख दो, दोनों बातें एक ही है। देखो 0 से 1 के बीच में जब x आपका 0 से 1 रहता है, उस केस में ग्रेटेस्ट ऑफ x का वैल्यू कितना आता है, 0 आता है, तो ये अपने आप में 0 बन जाएगा। ये इंटीग्रल 100 ऑफ 0 से 1, और ये साइन ऑफ पाई एक्स रह जाएगा, केवल पाई एक्स, ठीक है। और अगर आप लोग इसको देखो, अगर आप लोग यूं करते हो इसको, साइन जैसे मान लो आप इसको अंदर गुणा कर लेते हो, 1 मिनट में आपको बताऊं, एक्स पाई ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स इंटू पाई। आप अगर साइन a माइनस बी लगाना चाहते हो तो लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। साइन a कोस b माइनस कोस a और साइन b, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। अब जैसे आपको विदित है कि x का वैल्यू जब 0 से 1 है तो ग्रेटेस्ट ऑफ x 0 रहने वाला है, तो ग्रेटेस्ट ऑफ x 0 रहने वाला है, तो ये तो 0 हो जाएगा, तो कोस 0 1 हो जाएगा, तो साइन एक्स पाई रहेगा यहाँ पे। तो और यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो साइन एक्स पाई रहेगा ओनली, ओके। और आगे देखो क्या रहने वाला है, ये ग्रेटेस्ट ऑफ x 0 होने वाला है, तो साइन 0 इंटू पाई 0, साइन 0 का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो कुल मिला के आना साइन एक्स पाई ही है। तो चाहे आप इसमें साइन a माइनस बी का सूत्र लगा के उसके बाद में ग्रेटेस्ट ऑफ x का मान लिखिए, चाहे आप लोग पहले ग्रेटेस्ट x का मान लिख दीजिए, जो भी इस रेंज में जो भी ग्रेटेस्ट x का वैल्यू आता है वो आप लोग यहाँ रख दीजिए। अगर ये 1 से 2 होता, मान लो कोई केस में 1 से 2, तो इसका वैल्यू 1 आता, फिर अपने को x माइनस 1 इंटू पाई को खोलना पड़ता, साइन x माइनस 1 इंटू पाई को, फिर अपने को हल करना पड़ता है ना। लेकिन यहाँ पे तो स्थिति 0 से 1 की है, तो 0 से 1 में ग्रेटेस्ट ऑफ x का वैल्यू कितना हो रहा है, 0 हो रहा है। तो सारी चीजें आपके सामने चल रही हैं, आ जाओ। अब मैंने आपको बता रखा है, समझा रखा है कि साइन के एक्स का समाकलन क्या होता है। साइन के एक्स का समाकलन होता है माइनस का 1 अपॉन के, तो माइनस का 1 अपॉन के कोस के एक्स, ये इसका समाकलन होता है 0 से 1, माइनस का 100 अपॉन पाई, चलो कोस पाई माइनस कोस 0, कोस पाई माइनस कोस 0, दैट इज माइनस का 100 अपॉन पाई। कोस पाई का वैल्यू -1 होता है, कोस 0 का वैल्यू 1 होता है, तो देखिए -1 -2 तो ये 200 बटे पाई इसका आंसर आ गया। तो ये इसका राइट आंसर है। तो ये बहुत ही अच्छा, शानदार, जानदार आपका क्वेश्चन है, 0 से एंटी वाली प्रॉपर्टी पे है। यहाँ मुख्य सीख क्या मिली, ये जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होता है, ये जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होता है, ये क्या होता है, ये 1 आवर्तनांक का क्या होता है, आवर्ती फलन होता है। 1 आवर्तनांक का आवर्ती फलन होता है। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ किसी एक क्वेश्चन में, कि ये जो फंक्शन होता है भिन्नात्मक भागफलन जिसको बोलते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन जिसको बोलते हैं, वो 1 पीरियड का पीरियडिक फंक्शन होता है। और ये साइन के साथ लग के भी ये टोटल जो फंक्शन है वो 1 पीरियड का पीरियडिक फंक्शन बना है। और जब ये 1 पीरियड का पीरियडिक फंक्शन बना है तो 0 से एन टी का प्रॉपर्टी अपन ने लगाया, उसके तहत एन आउट हो गया, और 0 से टी और एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रल अपन ने किया। और उसके बाद में हमने ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स का वैल्यू, एक्स का रेंज जब 0 से 1 के बीच में है तो ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स का वैल्यू 0 हो गया, वो वैल्यू अपन ने यहाँ पुट किया। उसके बाद में अपन ने इसको सोल्व किया
और आपका इंटीग्रल का वैल्यू 200/पाई आपको प्राप्त हो गया। तो ये आप लोग देख पा रहे हो कि ये जो पीरियडिक फंक्शन वाली जो प्रॉपर्टी अपन लोग देख रहे हैं, पीछे भी अपन ने देखी, उसमें भी उस क्वेश्चन में भी इस प्रॉपर्टी को यूज में लिया, और अभी भी देखो ये जीरो से एंटी वाली प्रॉपर्टी अपने यहाँ पे काम में आई है। चलिए नेक्स्ट नया क्वेश्चन, शानदार सा क्वेश्चन और लेके आ रहा हूँ आप लोगों के लिए, देखिए क्या है। अभ्यास 2 में ले रहा हूँ। आज केवल मेरी टर्न है, आज आपकी टर्न नहीं है। हाँ, आज केवल मेरी टर्न है और नेक्स्ट टर्न आपकी आएगी, तो आप लोग मेरे से वो क्वेश्चंस पूछ लीजिएगा जहां जहां आपको समस्या आई है। आज मेरी टर्न है। क्या है, यदि U10 इक्वल टू, क्या लिखा है, U10 इक्वल टू लिखा है स्टूडेंट, U10 दे रखा है। कितना दे रखा है देख, 0 से π/2, 0 से π/2 क्वेश्चन लिख रहा हूं, 0 से π/2 x की पावर 10 sin x लिखा है, ये क्वेश्चन लिखा है। तब किसका वैल्यू पूछ रहा है, तब आपसे पूछ रहा है U10 प्लस 90U8 प्लस 90U8, 90U8 का मान पूछ रहा है। और ऑप्शन दे रखे हैं π/2 की पावर 9, और भी अपन लोग ऑप्शंस बना सकते हैं इसके अंदर, कई प्रकार से ऑप्शंस लिख सकते हैं। 10 × π/2 की पावर 9, 0 π/2 की पावर 8। क्वेश्चन के ऑप्शन अपन ने बना लिए। देखिए स्टूडेंट, ये आपको क्वेश्चन दे रखा है कि U10 बराबर ये है, तो U10 प्लस 90 × U8 कितना आएगा। ऐसा लगता है कि क्वेश्चन को कैसे करें। अब देखो इसके अंदर हम लोग x की पावर 10 है, sin x है, तो अपन लोग क्या कर सकते हैं, इसके अंदर क्या सोच सकते हैं अपन लोग, देखो हैं -a से a भी नहीं है ताकि इवन ओड देखें, है ना। अच्छा, उसके बाद में अगर अपन लोग इसमें फोर्थ प्रॉपर्टी यूज करते हैं तो भी कोई मीनिंग नहीं निकलेगा, क्योंकि a + b - x में कोई फायदा नहीं होने वाला जोड़ने के बाद में। तो क्या करें अब इसमें मेरे को लगता है कि अपन आइलेट से इसका अपन लोग इंटीग्रेशन करते हैं, आइलेट से। तो a और t, एल्जेब्रिक और टिग्नोमेट्रिक। एल्जेब्रिक को फर्स्ट मान लिया और टिग्नोमेट्रिक को सेकंड मान लिया, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अपन लोग करने जा रहे हैं। तो क्या करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के तहत, प्रथम फलन स्थिर होता है, फिक्स होता है, हो गया स्थिर। इसका इंटीग्रेशन करते हैं, sin x का इंटीग्रेशन माइनस का cos x हो जाएगा। ये लो, पहला फलन स्थिर है, दूसरे का समाकलन अपन ने कर दिया, माइनस का चिन्ह लगाते हैं, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन करते हैं। x की पावर 10 का डिफरेंशिएशन होने वाला 10x की पावर 9, 10x की पावर 9, है ना। और इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन sin x का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस cos x होगा। तो ये इस रूप में आ गए यहाँ पे, ठीक है। अपन ने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, खंड से समाकलन का उपयोग किया है। U10 बराबर देखो क्या आता है, माइनस का चिन्ह बाहर है, ये π/2 की पावर 10 cos π/2 0 हो जाएगा, फिर ये 0 रखेंगे तो ये फिर 0 हो जाएगा, तो ये तो कंप्लीटली 0 ही रहने वाला है। इसमें स्टूडेंट एक बार अपन लोग फिर से इसमें फर्स्ट सेकंड मान के अपन लोग इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करते हैं। 10 बाहर है, अच्छा पहला स्थिर है, दूसरे का समाकलन sin x, पहला स्थिर है, दूसरे का समाकलन sin x, माइनस पहले का अवकलन करेंगे तो 9x की पावर 8, और दूसरे का समाकलन करेंगे तो cos x का समाकलन sin x dx, ये 0 से π/2। आप लोग देख पा रहे हैं U10 इक्वल टू आ रहा है, ये देखो 10, हाँ π/2 रखेंगे तो π/2 की पावर 9, π/2 की पावर 9, sin π/2 1 माइनस sin 0 का वैल्यू 0, ये इतना ही रहने वाला है यहाँ से। तो फिर 10 9 90, 10 9 90। जब ये स्टूडेंट U10 है, आप लोग U10 को देखिए क्या आ रहा है, 0 से π/2 x की पावर 10 sin x आ रहा है U10 में, तो ये इसी हिसाब से U8 बन जाएगा। U8 कितना बन जाएगा, U8, इसको इससे कंपेयर कर लो, U8 निकालेंगे तो 0 से π/2 x की पावर 8 sin x, तो ये U8 हो गया। 90 ये अंदर चला गया, 10 9 90, और ये U8 हो गया। अब आप लोग इसको इधर ले जाइए, U10 प्लस 90 U8 बराबर आ जाता है 10 × π/2 की पावर 9। ये इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को मिल जाता है, ये वाला सेकंड वाला ऑप्शन इसमें मिल गया। तो इसमें आपने को 2 बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का उपयोग करना है, और 2 बार उपयोग करते ही आपका क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही इजी तरीके से सोल्व होकर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी एक्सरसाइज का मैं 34 कर रहा हूं। 34 क्या लिखा है,
कि किसी पूर्णांक n के लिए, हाँ, किसी पूर्णांक n के लिए, किसी पूर्णांक n के लिए, किसी पूर्णांक n के लिए आपसे एक इंटीग्रेशन का वैल्यू पूछ रहा है, 0 से पाई e की पावर साइन स्क्वायर एक्स कोस की पावर 3 2n + 1 इंटू एक्स इंटू एक्स dx। ये इंटीग्रेशन आपसे पूछ रहा है भाई, है ना। देखो आप आराम से गौर से देखिए इसको, और इसके ऑप्शन दे रखे हैं पाई, -1, 1 और 0, ये इसके ऑप्शन दे रखे हैं। स्टूडेंट सबसे पहले हमें इस इंटीग्रेशन को i के बराबर लेना चाहिए और देखना चाहिए 0 से पाई e की पावर साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस की पावर 3 2n + 1 इंटू एक्स और dx, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। अपन लोग इसमें गुणधर्म नंबर 4 का उपयोग करते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 4 का उपयोग करते हैं। इससे निश्चित रूप से फायदा होगा। इसके अंदर P4 लगाएं। P4 के तहत क्या करते हैं, x की जगह a + b - x करते हैं, तो x की जगह पाई - x करना पड़ेगा, और पाई - x करेंगे तो देखिए स्टूडेंट क्या सीन बनता है, 0 से पाई, ये साइन पाई - x, साइन पाई - x वापिस साइन x होता है, तो स्क्वायर करने के बाद में ये ऐसे आ जाएगा। यहां देखिए कोस की पावर 3 2n + 1 इंटू एक्स की जगह हम लोग करने वाले हैं पाई - x। ये लो, अब अपन लोग पहले इसको सोल्व करेंगे, क्योंकि चौथी प्रॉपर्टी लगाने के बाद में दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं। आपको ध्यान है ना इस बात का, दोनों को ऐड करते हैं। अब अपन लोग इसको थोड़ा सोल्व करते हैं, उसके बाद में अपन लोग इसको ऐड करेंगे, ठीक है। आ जाओ, 0 से पाई e की पावर साइन स्क्वायर एक्स, देखो इसको आप अंदर गुणा करो, कोस की पावर 3 कर लेंगे, 2n + 1 इंटू पाई माइनस 2n + 1 इंटू एक्स। ये वाला सीन इसमें बन गया। थोड़ा हल करो, देखो n क्या है, इंटीजर है, तो ये पाई का ओड मल्टीपल रह जाएगा, विषम गुणज, विषम गुणज, विषम गुणज। पावर 3 भी है इसके ऊपर, पाई का विषम गुणज माइनस थीटा, दैट इज एंगल थीटा, दैट इज एंगल थीटा। पाई का विषम गुणज माइनस थीटा, तो पाई का विषम गुणज माइनस थीटा पोजीशन ये आती है, पाई - थीटा, 3 पाई - थीटा, 5 पाई - थीटा, 7 पाई - थीटा, यहाँ पोजीशन आती है पाई का विषम गुणज माइनस थीटा। तो कोस पाई - थीटा दैट इज माइनस कोस थीटा, तो माइनस कोस ऑफ थीटा आएगा, पावर 3 है तो वो माइनस एज इट इज रह जाएगा, तो ये बन जाता है 0 से पाई साइन स्क्वायर एक्स, वो माइनस का चिन्ह मैं यहां कर लेता हूं, और ये क्या बन जाता है, कोस का क्यूब, और ये थीटा। स्टूडेंट ये सीन इसमें क्रिएट हो गया, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। आप लोग क्या करेंगे, 1 और 2 को ऐड करेंगे, ये 1 नंबर आपकी यहां पड़ी है, इसको और इसको ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। 2i बराबर, ये कट जाएगा आपस में, ये और ये दोनों कट जाएंगे एक दूसरे से, तो 2i बराबर क्या बन जाता है, इसमें 0 बन जाता है। यहां से i का वैल्यू कितना हो जाएगा भैया, 0 हो जाएगा। आप लोग इसको उस प्रॉपर्टी से भी कर सकते हैं, मजबूरी प्रॉपर्टी से भी कर सकते हैं, 0 से 2a, 0 से 2a और fx dx के तहत अपन लोग देखते हैं कि इसका वैल्यू 0 हो जाता है अगर f ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू क्या आ जाता है, माइनस fx आ जाता है। तो f ऑफ 2a माइनस एक्स करने से अगर माइनस fx आता है तो 0 से 2a fx dx का वैल्यू 0 हो जाता है। इसमें ऐसा ही पाया गया है कि ये fx है और 2a का वैल्यू पाई है, इस fx के अंदर 2a माइनस एक्स अर्थात पाई माइनस एक्स किया गया है, पाई माइनस एक्स करने के बावजूद माइनस का f ऑफ x अपने को प्राप्त हो रहा है, इसलिए इस इंटीग्रल का वैल्यू 0 हो जाता है। आप लोग उस प्रॉपर्टी से भी कर सकते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 4 से भी अपन लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो इस तरह से ये अपना क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए, इसके अगला 35 नंबर का क्वेश्चन भी बहुत अच्छा शानदार है। -π/2 से +π/2, -π/2 से +π/2 साइन log ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ x² प्लस 1, ये आपका क्वेश्चन है स्टूडेंट। और dx देखिए, जैसे ही -a से a लिमिट दिखाई दी, मैं इसमें इवन फंक्शन ओड फंक्शन वाली प्रॉपर्टी लगाऊंगा, सम फलन विषम फलन वाली प्रॉपर्टी लगाऊंगा,
और उस प्रॉपर्टी के तहत क्या किया जाता है, ये आपको एफ एक्स लिखा जाता है और उसमें एक्स की जगह माइनस एक्स लिख के देखते हैं, एफ ऑफ माइनस एक्स निकालते हैं। अगर माइनस एफ ऑफ एक्स आता है तब तो ये ओड फंक्शन हो जाता है और इस इंटीग्रल का वैल्यू 0 हो जाता है। और अगर ये एफ ऑफ माइनस एक्स करने से अगर वापस एफ एक्स आता है तो ये इवन फंक्शन हो जाएगा, और इवन फंक्शन हो जाता है तो डबल बाहर आ जाता है, 2 बाहर आ जाता है, 0 से a आपकी इंटीग्रेशन की लिमिट हो जाती है। तो आइए जरा चेक करते हैं ये इवन फंक्शन है या ओड फंक्शन है। आइए चेक करें, इसको हम एक फंक्शन नाम देते हैं एफ एक्स। ओके, ये आपका फंक्शन है एफ एक्स। अब स्टूडेंट मैं इसमें ऐसा काम कर रहा हूं, मैं इसमें एक्स की जगह माइनस एक्स रख रहा हूं, एक्स की जगह माइनस एक्स रख रहा हूं। आओ, log ऑफ माइनस एक्स रखूंगा तो यहां पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा माइनस एक्स रखने से, और यहां माइनस एक्स आ जाएगा। दिक्कत यह है कि अब इसमें से माइनस के चिन्ह को बाहर भी नहीं लिया जा सकता क्यों log रह गया। इसलिए जब भी log का कोई क्वेश्चन होता है, समफलन विषमफलन चेक करना होता है, तो आप लोग एक काम जरूर करें, एफ माइनस एक्स में एफ एक्स को जोड़ें एक बार आप। अगर एफ माइनस एक्स में एफ एक्स को जोड़ने से अगर 0 आ जाता है तो समझिएगा कि एफ माइनस एक्स है वो माइनस ऑफ एफ एक्स के बराबर है, ऐसा अपन लोग कह सकते हैं। log वाले में अपने को जो log का क्वेश्चन होता है उसमें हमें जोड़ना ही होता है, दोनों को लगभग जोड़ना ही होता है, वरना फिर अपन लोग अगर घटा के देखेंगे तो घटा के देखने से क्या होगा, अगर एफ ऑफ माइनस एक्स और माइनस एफ एक्स का अंतर 0 आता है, दैट मीन एफ माइनस एक्स जो है किसके बराबर है, एफ माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर है, जो इस बात को दर्शाता है कि आपका एफ एक्स कैसा है, इवन फंक्शन है। आई बात समझ में? तो कुल मिला के जब log आ जाता है तो अपन लोग माइनस के चिन्ह को ना तो बाहर निकाल सकते हैं, log के बाहर नहीं निकाल सकते, साइन के बाहर तो निकाल सकते हैं लेकिन log के बाहर निकालने में अपने को दिक्कत होती है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, log वाले क्वेश्चन में एफ एक्स आपको दे रखा होगा, एफ माइनस एक्स आपने निकाल लिया होगा, आप दोनों को जोड़ के देखें, इन दोनों को जोड़ें आप, एफ माइनस एक्स और एफ एक्स को जोड़ें आप। आओ दोनों को जोड़ते हैं, ये और ये दोनों जुड़ने वाले हैं, ये दोनों जुड़ने वाले हैं, तो ये एक एंगल का काम कर रहा है, इस एंगल को सी नाम दे दीजिए, सी, दैट इज सी। और ये जो दूसरा एंगल है इसको नाम दे दीजिए डी। अब आप इनको जोड़िए, साइन सी प्लस साइन डी, तो साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन ऑफ सी प्लस डी बाई 2, तो सी तो आपका ये जुड़ेगा, 2 साइन सी, ये तो सी हो गया, प्लस डी, ये वाला डी है, ये वाला डी है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, चलो कोई बात नहीं यहां लगा दो, इंटू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू, मैं एक बार ऐसे लिख रहा हूं इसको, सी की जगह ये है और डी की जगह ये है, मैं इसको ज्यादा लिखने में इंटरेस्ट नहीं ले रहा, क्यों? क्योंकि ये 0 बन जाएगा, देखना ये 0 बन जाएगा। देखो मैं आपको ये जोड़ करके दिखाता हूं, एक बार ये जोड़ करके दिखाता हूं आपको इन दोनों का। आओ जोड़ करें, log m प्लस log n, log m प्लस log n होता है log m इंटू n, log m प्लस log n क्या होता है, log m इंटू n होता है, तो m इंटू n, इसको और इसको गुणा करो, इसको गुणा करोगे तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये गुणा हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसके तहत ए स्क्वायर तो यह आएगा और बी स्क्वायर यह आएगा। स्टूडेंट ध्यान दें, log m प्लस log n, log m गुणा n हो जाता है, log m गुणा n हो जाता है, तो इस m को और इस n को गुणा करना है, इनको गुणा करने के लिए भी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी टाइप का गुणा करना पड़ेगा, जिसके तहत ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाता है। ये लो log 1 का वैल्यू 0 हो जाता है, तो ये जो टोटल जो योग है वो 0 बन जाएगा, 0 में 2 का भाग देंगे 0 आएगा, फिर साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, इसलिए ये cos c माइनस डी बाई 2 का कोई मीनिंग नहीं है। ये ऑल आउट टोटल कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 0 आ जाएगा, आ जाएगा ना। तो आप लोगों ने क्या समझा कि इस फलन के लिए f माइनस एक्स और एफ एक्स का योग कितना आ गया स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में इस फलन के लिए f माइनस एक्स और एफ एक्स का योग 0 आ गया, जो क्लियरली इस बात को दर्शाता है कि f माइनस एक्स और माइनस एफ एक्स के बराबर है। मतलब ये कैसा फंक्शन है आपका, ये आपका कैसा फंक्शन हो गया स्टूडेंट, ओड फंक्शन हो गया, और ओड फंक्शन होते ही इस इंटीग्रल का वैल्यू कितना बन जाता है, 0 बन जाता है। ये वाली बात आप अच्छे से जानते हैं, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो कितना हो गया, 0 हो गया। देखिए ये क्वेश्चन बहुत शानदार है, क्वेश्चन तो पूछने को इतना सा भी पूछा जाता है, इतना सा भी पूछा जाता है। देखिए कैसे, आपका जो एक्सरसाइज नंबर 2 का जो 43 नंबर का क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन तो यही है। क्या लिखा है, माइनस ए से ए
log of x प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। स्टूडेंट ये क्वेश्चन उस क्वेश्चन पीछे वाले क्वेश्चन के सामने कुछ भी नहीं है, ये क्वेश्चन उसके सामने कुछ भी नहीं है। माइनस ए से लिमिट है, आप लोग इस फंक्शन को फिर से इवन ऑड चेक करेंगे, आप इसको एफ एक्स मानेंगे, ये लो आपने इसको एफ एक्स मान लिया, ओके। माइनस ए से लिमिट आते ही इवन ऑड चेक करना होता है, एक्स की जगह माइनस एक्स रखेंगे, रख दीजिए, बोलो माइनस एक्स, यहाँ बताओ माइनस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। आप क्या करें, दोनों को ऐड करें, एफ माइनस एक्स और एफ एक्स को ऐड करें। आप जब इनको ऐड करेंगे तो वही log m प्लस log n होगा, तो log m, ये log m गुणा गुणा ये आपका n, जो मैंने अभी भी आपको बताया था, log m प्लस log n करेंगे तो log m गुणा n, और ये आपको पता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी टाइप का गुणनफल है, जो क्या बन जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर हो गया माइनस बी स्क्वायर हो गया, है ना। log 1 का वैल्यू 0। अगर किसी स्टूडेंट को पीछे वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो तो वो पहले इसको समझ ले, इसको समझने के बाद में वो अपने आप समझ में आ जाएगा। यहाँ से f माइनस एक्स बराबर क्या देखने को मिला, माइनस एफ एक्स देखने को मिला, दैट ये क्या फंक्शन है, ये आपका ओड फंक्शन है, और ओड फंक्शन है तो इस इंटीग्रल का वैल्यू कितना हो गया, 0 हो गया। कितना शानदार जानदार क्वेश्चन आपके सामने है। स्टूडेंट करता हूं क्वेश्चन नंबर 36, अभ्यास 2 का क्वेश्चन नंबर 36, एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 36 मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। देखिए क्या है, अल्फा दे रखा है माइनस पाई से 0 के ओपन इंटरवल में, अल्फा दे रखा है माइनस पाई से 0 के ओपन इंटरवल में, और कहता है कि इसका मान बताओ, अल्फा का मान बताओ इस इंटरवल में, इस अल्फा का मान इस इंटरवल में बताना, जो समीकरण दे रखी है एक, जो समीकरण दे रखी है एक, जो समीकरण लिख रहा हूं आप लोगों के सामने, समीकरण है साइन अल्फा, जो समीकरण साइन अल्फा, अल्फा से 2 अल्फा और कोस ऑफ 2x बराबर 0। हाँ, अल्फा का मान बताना है स्टूडेंट इस इंटरवल में से जो इस समीकरण को क्या करता है, संतुष्ट करता है, और इसके ऑप्शन भी हमारे सामने हैं, माइनस पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 3, इस प्रकार से नन ऑफ दीज, ये लो ये ऑप्शन अपने सामने है। इसमें देखिए क्वेश्चन को हम कैसे करने वाले हैं, आइए लिखिए, साइन अल्फा, आप लोग कोस के एक्स का समाकलन कीजिए, कोस के एक्स का समाकलन होता है 1/k और साइन के एक्स, ये तुम्हारी लिमिट है, बराबर में 0 दे रखा है, सोल्व करना शुरू कीजिए, साइन बोलिए, लिमिट पुट कीजिए, तो 2 इंटू 2 अल्फा साइन 4 अल्फा माइनस साइन 2 अल्फा बराबर में 0, साइन अल्फा 1/2, साइन सी माइनस साइन डी का उपयोग कीजिए, तो 2 कोस ऑफ सी प्लस डी बाई 2, 4 और 2 6, 6/2 3, 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, 4 अल्फा माइनस 2 अल्फा, 2 अल्फा बट्टे 2 अल्फा बराबर में 0। यहां से साइन अल्फा इज कॉमन, दैट इज 1 प्लस कोस 3 अल्फा बराबर 0। साइन या तो साइन अल्फा 0 है, या तो साइन अल्फा 0 है, यहां से स्टूडेंट आता है अल्फा 0 पाई 2 पाई, इस तरह से आता है, माइनस पाई, इस तरह से आता है, जो हमारे इस इंटरवल में नहीं है कोई भी वैल्यू, इस इंटरवल में कोई भी वैल्यू नहीं है। तो दूसरी चीज क्या बन जाती है, दूसरी चीज बनती है कि फिर आपका कौन 0 होना चाहिए, आपका 1 प्लस कोस 3 अल्फा 0 होना चाहिए, ये वाली चीज को 0 कीजिए, तो अब अपन लोग पढ़ते हैं 1 प्लस कोस 3 अल्फा बराबर 0, सॉरी 3 अल्फा करना है मुझे, हाँ ये लो, यहाँ से कोस 3 अल्फा कितना आता है डियर, यहाँ से कोस 3 अल्फा आता है -1। अब मुझे बताओ कि कोस कितने का मान -1 होता है, कोस पाई का मान भी -1 होता है, कोस माइनस पाई का मान भी -1 होता है, तो मुझे इसका मान माइनस पाई ले लेना चाहिए इस इंटरवल के हिसाब से। यहाँ से 3 अल्फा बराबर माइनस का पाई, कोस 3 पाई का मान भी -1 होता है, कोस -3 पाई का मान भी -1 होता है, तो अपन लोग -3 पाई भी ले सकते हैं, प्लस का 3 पाई भी ले सकते हैं, प्लस का 5 पाई भी ले सकते हैं, माइनस का 5 पाई भी ले सकते हैं। यहाँ से अल्फा कितना आ रहा है देखो, माइनस का पाई बाई 3, यहाँ से माइनस पाई है ना, प्लस का पाई बाई 3 भी आ जाएगा
क्योंकि अपन लोग प्लस का पाई भी ले सकते हैं, प्लस का 3 पाई भी ले सकते हैं, तो पाई/3 आ जाएगा। यहाँ से कितना आएगा देखो, -पाई/3, यहाँ से -पाई, यहाँ से पाई/3, यहाँ से पाई। अपने को तो इस इंटरवल में से बताना है स्टूडेंट, तो कौन सा वैल्यू दिख रहा है, ये वाला वैल्यू दिख रहा है, तो ये वाला इसका जो है वो राइट आंसर है। बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान आपका ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। इंटीग्रेशन और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन समझ लीजिए थोड़ा सा, इसमें अपन लोग उपयोग कर रहे हैं। एक बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है 38 इसी अभ्यास में 38 का क्वेश्चन देखिए क्या है। एक समीकरण फिर लिखी है, एक समीकरण लिखी है स्टूडेंट, क्या लिखी है, log 2 से x लिखा है समीकरण में, और लिखा है 1/√(e⁻x -1 dx का जो वैल्यू है वो स्टूडेंट दे रखा है π/6। अगला कहता है कि इस समीकरण का हल क्या है। इस समीकरण का हल है और ऑप्शन देता है x बराबर, सभी के सभी क्वेश्चंस गजब हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस में दम है, प्रत्येक क्वेश्चन आपका लग्जरी क्वेश्चन है, आप आनंद उठाइए। और x की वैल्यूज दे रखी हैं ये वाली, log ऑफ 1/4, log ऑफ 2, log ऑफ इस तरह से, ये लो, और नन ऑफ दीज भी एक ऑप्शन है इसके अंदर। आ जाओ सोल्व करते हैं। ये इंटीग्रेशन आप लोगों के सामने है, स्टार्ट करता हूं इस इंटीग्रेशन को सोल्व करना शुरू करता हूं। देखो मैं अभी आपके सामने, आओ क्या लिखा है, log ऑफ e⁻x। स्टूडेंट ऐसा करो, e⁻x से तुम लोग इसको ऊपर नीचे गुणा कर लो, बहुत इजी इंटीग्रेशन होगा ये। e⁻x से ऊपर नीचे गुणा करो। अब ऐसा करो, रूट वाले को, क्यों रूट वाले को टी पुट करना ज़्यादा बेटर रहेगा, टी की वजह t² पुट करना ज़्यादा सही रहता है। डिफ्रेंशिएट करो, e⁻x का e⁻x, x का dx, t² का 2t, t का dt हो गया। यहाँ से इसका जो वैल्यू है वो कितना बन जाता है स्टूडेंट बताइए। ये बन जाता है, अच्छा लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी, पहले आपको ये वाली लिमिट x की जगह रखनी पड़ेगी और t की लिमिट निकालनी पड़ेगी। आओ, e⁻log e⁻1 बराबर t², ये बन जाता है e⁻log e⁻k का वैल्यू k, तो 2 - 1 बराबर t², तो t बराबर आपका 1। ठीक है, अपन लोगों को प्लस वाली लेनी होती है क्योंकि रूट, अपन लोग इसको टी भी तो पुट कर सकते हैं, है ना, तो उसके हिसाब से टी पुट करेंगे तो फिर आपका देखो ये कितना बनने वाला है, टी बराबर आपका 1 आएगा, तो एग्जैक्टली 1 ही आएगा, वहाँ +-1 में अपने को +1 लेना है। फिर आप लोग क्या पुट करने वाले हैं, ये जो आपका x है उसकी जगह x ही रखेंगे, तो t का वैल्यू कितना आ जाएगा, x की जगह x रखेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट, x की जगह x ही रखेंगे तो t का जो वैल्यू है वो कितना आ जाने वाला है, √e⁻x -1 आने वाला है। तो लिमिट हमारी x की थी, हमने x की जगह log 2 रख के नीचे की लिमिट निकाल ली, x की जगह x रख के ऊपर की लिमिट निकाल ली, मतलब t की लिमिट अपन ने निकाल ली। क्या बनती है बताओ, लिमिट क्या बनी रे, बहुत बढ़िया वाली लिमिट बन गई भैया। चलो जी, ये क्या बन जाता है, नीचे की लिमिट कितनी होगी 1, ऊपर की लिमिट कितनी होगी √ऑफ ये वाली। अच्छा ये क्या बन गया था, e⁻x dx क्या बन गया था बताना जरा मुझे। ये देखो यहाँ पे 2t dt, तो 2 आपका बाहर हो गया, t dt। यहाँ की स्थिति बताइए, e⁻x का वैल्यू t² + 1, यहाँ की वैल्यू बताइए √t² का वैल्यू t, ये t से t कट गया, ये 1/t² + 1 बच गया, जिसका इंटीग्रल हो जा, अच्छा बराबर में कितना दे रखा है π/6। ऐसा करो, इस 2 को उधर भेज दो, आप π/12 कर दो, ये 1/t² + 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है, tan 1t इंटीग्रेशन हो गया। लिमिट जो है आप लोग इसमें लगाइए 1 से √e⁻x -1, और ये π/, कितना हो गया 12। बहुत ही बढ़िया शानदार तरीके से चलता हुआ, लिमिट रखिए tan 1 ऑफ √e⁻x -1 माइनस tan 1 1 का मतलब π/4 बराबर π/12। आप लोग इस -π/4 को बराबर में ले जाके ऐड कर दीजिए, उधर ऐड कर दीजिए, दैट इज tan 1 ऑफ √e⁻x -1 बराबर π/4 + π/12, कितना बन जाता है जरा बताना, 3 π + π, 4 π/12, 4 π/12 का मतलब π/3। tan 1 को उधर ले जाइए, tan बन जाएगा ये tan π/3,
टेन पाई बटे 3 का मीनिंग होता है टेन 60 का मतलब अंडर रूट 3। ये वाली स्टेप आपके पास आ गई। दोनों साइड का स्क्वायर कीजिए आप इसका, तो दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो e की पावर x माइनस 1 बराबर 3, e की पावर x बराबर 4, लोग ले लीजिए ईबीएस में, लोग ले लीजिए ईबीएस में बराबर, लोग ले लीजिए ईबीएस में, दैट इज x बराबर आ जाता है log 4। इसका जो आंसर आ जाता है वो x बराबर log 4 आ जाता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये क्वेश्चन देखा जाए तो यहीं खत्म हो जाता है। जैसे ही तुम लोग इसको e की पावर x से ऊपर नीचे गुणा कर देते हो और इसको t स्क्वायर पुट कर देते हो, उसके बाद आगे का जो काम है वो सारा का सारा कैलकुलेशन का काम है जो आपको खुद करना पड़ता है। ये इस तरह से अपना ये वाला क्वेश्चन आपने देखा। आइए हम लोग एक क्वेश्चन और करते हैं 44। आज हम बहुत ही शानदार जानदार क्वेश्चंस में जुटे हुए हैं। 44 एक्सरसाइज 2 का कर रहे हैं। एक्सरसाइज 2 का 44 क्या है, -2 से 2 साइन स्क्वायर एक्स बटे ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स बटे पाई प्लस 1/2 dx का मान आपसे स्टूडेंट पूछ रहा है। और क्या मान इसका आना चाहिए? ऑप्शन है 1 है, 0 है, 4 माइनस साइन 4 है, या फिर नन ऑफ दीज है। ये क्वेश्चन आपके सामने फिर से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको यहाँ पे काम में लेने को मिल रहा है, x अपॉन पाई डिनोट GIF। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है भैया। पहले मैं आपको कह चुका हूं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जब भी सवाल में आ जाता है हम ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू निकाल के लिखते हैं, ऐसा हम लोग बार बार देखते आ रहे हैं। आइए पहले हम इस ग्रेटेस्ट का वैल्यू निकालेंगे। उसके लिए हमें पहले देखना पड़ेगा कि x कहाँ से कहाँ है। x आपको क्या दिखाई दे रहा है? x आपको -2 से 2 में दिखाई दे रहा है। अपर लिमिट शामिल नहीं होती, लोअर लिमिट इंक्लूड होती है वैसे। अब आप इसमें इसको देखते हुए पाई का भाग लगाइए, माइनस का 2 बटे पाई, x बटे पाई 2 बटे पाई, ये बन जाता है 22 बटे 7, 7 ऊपर चला जाता है। इसमें भी 2 गुणा 7 बटे 22, ये 7 बटे 11, 11 छिका 66.6, 11 छिका 66 बच गया 4, 11 तिया 33, माइनस का 0.63 से लेके प्लस के 0.63 के बीच में इसका वैल्यू वेरी कर रहा है। x अपॉन पाई का वैल्यू यहाँ से यहाँ के बीच में वेरी कर रहा है जब आपका x -2 से +2 के बीच में वेरी करता है तब। अब देखो जब x अपॉन पाई का वैल्यू -0.63 से +0.63 के बीच में वेरी करता है तो ग्रेटेस्ट ऑफ x अपॉन पाई का मान 2 प्रकार से बदल सकता है। इसका मान एक तो -1 आ सकता है। कब आ सकता है? जब आपका ये x अपॉन पाई जो है ये माइनस का 0.63 से लेके 0 के बीच में रहे। ये जब यहाँ रहता है x अपॉन पाई का वैल्यू तो इसके ग्रेटेस्ट का वैल्यू -1 आ जाएगा। और जब ये 0 से 0.63 के बीच में रहेगा तो इसके ग्रेटेस्ट का वैल्यू 0 भी आ सकता है। तो x अपॉन पाई के ग्रेटेस्ट की वैल्यू 2 प्रकार की यहाँ पे हो सकती है, -1 भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है। तो देखिए ये वैल्यू -1 कब आएगी? जब ये आपका जो x अपॉन पाई है वो यहाँ से यहाँ के बीच में रहेगा। मतलब मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपका x जो है वो -2 से 0 के बीच में रहता है, -2 से 0 के बीच में, तो आप इसमें पाई का भाग दीजिए, आप इसमें पाई का भाग दीजिए। ये लो पाई का भाग देने से ऐसे हो गया, ये माइनस का 0.63 इसका वैल्यू है, ये लीजिए। तो इस केस में ग्रेटेस्ट ऑफ x अपॉन पाई का जो मान आता है वो स्टूडेंट कितना आ जाता है? -1 आ जाता है। ये कब की बात है? जब तुम x को इस तरह से तोड़ते हो। क्योंकि मैं आपको बार बार ये चीज कह चुका हूं कि लिमिट हमेशा x की ही तोड़नी होती है और मान किसका निकालना होता है? ग्रेटेस्ट के अंदर जो भी चीज लिखी होती है उसका मान हमें निकाल कर लिखना होता है। तो ग्रेटेस्ट में जो भी चीज पड़ी होती है उसका मान निकालना होता है, लिमिट हमें x की तोड़नी होती है। ये बात बहुत ही गौर करने वाली है। तो x की लिमिट तोड़ रहा हूँ -2 से 0, ठीक है, -2 से 0 तोड़ रहा हूँ इसको, और उस केस में इस x अपॉन पाई का ग्रेटेस्ट का वैल्यू -1 आ रहा है। ये आपको मैंने दिखा दिया। उसके बाद में स्टूडेंट मैं आपको एक चीज इसमें और दिखाता हूँ। इसके बाद में मैं आपको एक x की लिमिट और तोड़ता हूँ इसमें, क्योंकि मुझे तो -2 से 0 तक तो मैंने तोड़ दिया। अब मैं आपको एक बात और कहता हूँ कि जब x का मान 0 से 2 के बीच में रहता है, 0 से 2 के बीच में रहता है, तो फिर क्या होता है? x अपॉन पाई, इसमें भाग लगाइए पाई का, तो फिर x अपॉन पाई का जो वैल्यू आता है वो स्टूडेंट 0 से लेके कहाँ के बीच में आता है? स्टूडेंट 0 से लेके 0.63 के बीच में आता है। और इस परिस्थिति के अंदर जो x अपॉन पाई के ग्रेटेस्ट का जो मान आता है वो 0 आता है, क्योंकि 0 से 0.63 के बीच की जो संख्या है उनका ग्रेटेस्ट 0 हो जाता है।
तो यहाँ पे क्या चीज़ देखने को मिल रही है, आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से सारा का सारा प्रोग्राम। ये लिमिट किस तरह से टूटने वाली है, ये लिमिट आपके सामने सारा इसका जो सीन है वो क्लियर हो चुका है। देखिए किस तरह से लिमिट टूटेगी। आपका वो जो सवाल है वो होता है -2 से 0 sin स्क्वायर एक्स बटे -2 से 0 के बीच में जब अपन एक्सपोन पाई के ग्रेटेस्ट का मान निकालते हैं तो -1 आता है, तो -1 प्लस आधा, -1 प्लस आधा तो माइनस का आधा बचता है, माइनस का आधा ऊपर जाके माइनस का 2/1 हो जाता है। ये लो, हाँ। फिर 0 से 2, अक्स की लिमिट जब 0 से 2 तोड़ी जाती है, 0 से 2 तोड़ी जाती है तो अक्स अपॉन पाई के ग्रेटेस्ट का मान 0 आ जाता है। तो 0 आ जाता है तो फिर ये 0 + 1/2, 0 + 1/2 तो 2 ऊपर चला जाएगा इसके अंदर, यहाँ 2 आ जाता है और यहाँ फिर आपका sin स्क्वायर एक्स dx हो जाता है। ठीक है भैया। अब अपन लोग देखो इसमें क्या देखने को अपने को मिल रहा है। ऐसा करते हैं, माइनस का 2 है, इस 2 को आगे ले जाओ, माइनस का चिन्ह पड़ा है, ये 2 sin स्क्वायर एक्स हो जाता है, तो 2 sin स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 - cos 2x, 1 - cos 2x। ये 2 sin स्क्वायर एक्स को यहाँ पे भी आप लोग ले जाओ, इसको भी लिख सकते हैं 1 - cos 2x। समाकलन करो, -x -x माइनस माइनस प्लस 1/2 sin 2x। फिर देखो ये dx का x, ये 1/2 sin 2x। समाकलन हो रहा भैया, मान भी रख रहे हैं। 0 माइनस का चिन्ह, ये इस एक काम करो ना यार, इस माइनस को पहले तुम बाहर ले लो ताकि अपने को ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़े, है ना। इस माइनस के चिन्ह को तुम यहाँ ले लो, माइनस के चिन्ह को पहले आप लोग, है ना। तो चलो कितना बना, 0 माइनस माइनस 2 करोगे तो +2 sin 0 माइनस का चिन्ह sin -4 2 - 0 sin 4 sin 4 माइनस sin 0 0, ये बन जाता है माइनस का 2, ये sin -4 माइनस sin 4 तो प्लस हो गया, ये प्लस का 2, ये सब कट गए तो वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया। कोई ज्यादा मतलब वाली बात नहीं, इसके बाद में आप लोग खुद कर सकते हैं इसको, ये माइनस प्लस का जो भी वेरिएशन आप लोग देख सकते हैं। ये क्वेश्चन खत्म हो चुका था, जैसे ही तुमने इस क्वेश्चन को इस वाली स्टेप में लिख दिया, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया था। उसके बाद में केवल कैलकुलेशन है जो आपको करनी ही पड़ती है भैया, जिसे आपको करना ही पड़ेगा। अभ्यास नंबर 2 में मैंने आपको एक क्वेश्चन कराए, अभ्यास नंबर 3 में भी मैं आपको 1-2 क्वेश्चन कराना चाह रहा हूं। कल भी मेरी टर्न रहेगी, आपको मैं पहले मेरी तरफ से एक बार खूब सारे क्वेश्चन मतलब बम्फर तरीके से कराना चाह रहा हूं, उसके बाद में जो तुम्हारी प्रॉब्लम बचे हो तुम पूछ लेना। अभ्यास 3 में मैं एक बार एक्सरसाइज नंबर 3 में मैं क्वेश्चन नंबर 28 आप लोगों को बताना चाह रहा हूं। देखिए क्या है, आयन लिखा है 0 से π/4 10 की पावर nx dx, ऐसा लिखा है। लिमिट का क्वेश्चन है, लिमिट अपन ने शुरू कर रखी है। आप लोग लिमिट वाली शीट को भी सोल्व करिए, उसका थोड़ा सा कंटेंट और बचा हुआ है, वो भी हम आपसे शेयर करेंगे। जो 3 इंडेटरमिनेट फॉर्मेट बचे थे, 1 की पावर इन्फिनिटी, 0 की पावर 0 और इन्फिनिटी पावर 0, उन फॉर्मेट के क्वेश्चंस हम आपको और कराने वाले हैं। जस्ट अगली ही 1-2 क्लास के अंदर आप लोगों को वो वाला सीन भी देखने को मिलेगा, और आप लोग जो है वो लिमिट की जो सीट है उसको भी सोल्व करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अपने 70% क्वेश्चन है वो पहले वाले 4 फॉर्मेट में, पहले वाले 4 इंडेटरमिनेट फॉर्मेट में हैं, वो आप लोग करिएगा। और ये जो डेफिनेट इंटीग्रल की सीट है, ये मैं आप लोगों को सपोर्ट कर रहा हूँ साथ में, ताकि आप लोग इससे जल्दी बाहर निकलें, क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल बहुत गजब है, ऐसा समझ में। और इसीलिए मैं आप लोगों को थोड़ा सपोर्ट कर रहा हूँ इसमें। पहले मेरी तरफ से आपको 1 है, 1/2 है, इन्फिनिटी है, 0 है,
ये इस इंटीग्रल का वैल्यू अगले ने पूछा आपसे, ये सॉरी लिमिट पूछी है। देखिए क्या चाहता है, in में in-2 जोड़ाना चाह रहा है, तो n की जगह n-2 रखिए, इसमें आप n की जगह n-2 रखिए, आप रख दीजिए n की जगह n-2, n की जगह n-2 रख दिया स्टूडेंट, हमने रखा, आपने भी। चलो दोनों को जोड़ना है तो जोड़ दीजिए, in में जोड़ दीजिए in-2 को, आओ जोड़ो। 0 से π/4 10 की पावर nx प्लस 10 की पावर nx इंटू 1/10^2x। स्टूडेंट देखिए मैंने क्या कर दिया है, मैंने इन दोनों को जोड़ा है, तो 10 की पावर nx प्लस 10 की पावर n-2 है, उसको मैंने ऐसे लिख दिया है और दोनों को जोड़ दिया है। चलो 10 की पावर nx को अपन लोग बाहर निकाल लेते हैं, 0 से π/4 nx। ये देखो स्टूडेंट अंदर क्या बच जाता है, 1 + 1/10^2x dx बच जाता है। आओ अपन लोग आगे बढ़ते हैं। 10^2x एलसीएम आता है 0 से π/4, तो 1 + 10^2x ऊपर रहेगा sec²x, ये 10 की पावर जो 2 है वो वापस आप इसमें से माइनस कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात हमारे इसमें नहीं है। अब हम 10x को क्या पुट करेंगे, इसमें t पुट करेंगे, पुट 10x बराबर t sec²x dx क्या बन जाएगा dt। लिमिट आप लोग चेंज करिए, x की जगह 0 रखिए, तो tan 0 का मान 0, तो t बराबर 0। ये x की लिमिट है, आपको t की लिमिट निकालनी है, तो आप x के स्थान पे 0 रखें, t निकालें, tan 0 0 आ गया, x की जगह π/4 रखें, tan π/4 1 आ गया। ये लो, ये बन जाता है dt और ये बन जाता है t की पावर n-2 और ये बन जाता है dt। स्टूडेंट चलो इसका समाकलन करो t की पावर n से, इसमें 1 जोड़ो, नीचे n-2 + 1 होगा, ये आपको अच्छे से आता है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलो ये बन जाता है t की पावर n-1 अपॉन n-1। चलो रख दो 1, 0 रखो तो 0 हो जाएगा, तो 1 अपॉन n-1 इसका मान आ गया। तो हमने इसका मान निकाल लिया, 1 अपॉन n-1 आया। अब आपको जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके अंदर आप लोग क्वेश्चन को उठाइए और क्वेश्चन को उठा के इसको मैदान में लाइए। क्वेश्चन पूछा गया लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑफ n इंटू in प्लस in-2। हाँ, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑफ n इंटू 1 अपॉन, इसका वैल्यू हमने निकाला है 1 अपॉन n-1। जैसा आपको विदित है, लिमिट निकालते वक्त n को कॉमन लेके काटेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n अपॉन n इज कॉमन 1 - 1 अपॉन n। ये आप n की जगह अनंत रखेंगे तो ये 1 अपॉन अनंत का मान 0 हो जाएगा, तो 1 अपॉन 1 का वैल्यू 1 आ गया। तो ये इस तरह से इस क्वेश्चन का जो वैल्यू है वो कितना आ जाता है स्टूडेंट, 1 इसका जो है वो आंसर आपका हो जाता है। बहुत ही बढ़िया वाला क्वेश्चन है, बहुत ही गजब सा क्वेश्चन आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिला है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 34 करता हूं, 34 एक्सरसाइज 3। क्वेश्चन है, थोड़ा सा शीट में हल्का सा इसमें मिस्टेक है, मैं जैसे क्वेश्चन लिख रहा हूं वैसे समझ लेना। ये लिखा है कैपिटल f(x² बराबर लिखा है, कोई फलन है कैपिटल f(x² बराबर, वो लिखा है 0 से x², यहाँ स्मॉल f लिखा है स्टूडेंट, स्मॉल f, ये स्मॉल f है यहाँ पे। हाँ जी, ये लिखता है कि कोई फलन स्मॉल f है, कोई फलन है स्मॉल f, वो इस तरह से डिफाइन हो रहा है। एक फलन है वो इसका डोमिनियर कोडोमिनियर, एक फलन है वो इस तरह से डिफाइन है, और उसके लिए उस फलन स्मॉल f से क्या आ रहा है, कैपिटल f(x²) इतना प्राप्त हो रहा है, ठीक है, कैपिटल f(x²) इसके बराबर है, एवं कैपिटल f(x²) का वैल्यू जो दे रखा है इसने अपने तरफ से, वो दे रखा है स्टूडेंट x² इंटू 1 + x, और मान पूछ रहा है स्टूडेंट स्मॉल f4 का। हाँ, स्मॉल f4 का मान पूछ रहा है, 5/4, 7, 4 और 2, ये इसके ऑप्शंस हैं। देखिए क्या क्वेश्चन अच्छे से समझिएगा। एक फलन है f, छोटा फलन, छोटा f फलन है जिसका डोमेन ये है और कोडोमेन इसका ये है। ये डिफाइन इस तरह से है
कि इसको अपन लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं 0 से एक्स स्क्वायर में। देखो पॉजिटिव में, पॉजिटिव लिमिट यही इसका डोमेन है, वो उसमें पॉजिटिव वैल्यूज हैं। तो 0 से एक्स स्क्वायर में इसको इंटीग्रेट जब अपन करेंगे इस एफ टी को, तो कैपिटल एफ एक्स स्क्वायर अपने को मिलेगा। और अगला कह रहा है कि कैपिटल एफ एक्स स्क्वायर का वैल्यू ऑलरेडी इतना है और आपसे पूछ रहा है कि स्मॉल एफ फोर कितना है। तो अपन लोग एक काम करते हैं, कैपिटल एफ एक्स स्क्वायर का वैल्यू जो हमें दे रखा है वो अपन लोग पुट कर देते हैं। तो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब बराबर स्मॉल एफ टी डी टी, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स ऑफ बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स ऑफ बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का एक्स के रेस्पेक्ट में आप लोग अवकलन कीजिए डी बट्टा डी एक्स, क्योंकि हमें एफ फोर निकालने के लिए हमें एफ एक्स निकालना पड़ेगा। देखो इधर डिफरेंशिएशन लगा दिया, इधर डिफरेंशिएशन लगा देते हैं। आ जाओ, ये बन जाता है स्टूडेंट 2x, ये बन जाता 3x स्क्वायर। यहां स्टूडेंट इंटीग्रेशन भी करना है, डिफरेंशिएशन भी करना है, तो एल लेबनिज थ्योरम लगाइए, एल लेबनिज। तो एल लेबनिज में क्या करते हैं, टी की जगह अपर लिमिट लिखते हैं, टी की जगह अपर लिमिट लिखते हैं, इनटू में अपर लिमिट का अवकलन करते हैं, माइनस टी की जगह लोअर लिमिट लिखते हैं, इनटू में लोअर लिमिट का अवकलन करते हैं। ऐसा अपन लोग एल लेबनिज प्रमेय से काम करते हैं, जिसमें फलन का समाकलन भी हो जाता है और अवकलन भी हो जाता है। ये बात हमने बार बार आपको बता दी है कई बार। यहां से हमें ये तो 0 हो गया, यहां से स्मॉल एफ ऑफ एक्स स्क्वायर का वैल्यू हमें मिल जाता है, इस 2x को इसके नीचे ले लो, 2x प्लस 3x स्क्वायर अपॉन 2x। चाहो तो आप x को कॉमन लेके काट दो, 2 प्लस 3x अपॉन 2। ये आपको एफ एक्स स्क्वायर के बराबर प्राप्त हो गया स्टूडेंट, एफ एक्स स्क्वायर के बराबर। अब आपको जब एफ एक्स स्क्वायर के बराबर ये चीज प्राप्त हो गई, तो हम लोग निश्चित रूप से क्या कर सकते हैं, एफ एक्स स्क्वायर के बराबर हमें प्राप्त हुआ 2 प्लस 3x अपॉन 2। क्यों ना हम इसमें x की जगह 2 पुट कर दें, पुट x इक्वल टू 2, ताकि अपन लोग F4 गेट कर सकें। F4 आ जाएगा, यहाँ से F4 आ रहा है, 2 रख रहे हैं, तो 2 प्लस 3 इंटू 2 कितना हो गया 6 अपॉन में 2, ये 8/2 कितना आ गया आपका 4। तो इसका जो आंसर आ रहा है स्टूडेंट वो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। ये भी बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, इस तरह से आप लोगों के सामने ये क्वेश्चन रखा गया है। स्टूडेंट एक क्वेश्चन और मैं आपके सामने रख रहा हूं, बहुत ही बढ़िया सा, एक्सरसाइज नंबर 3 का 43। एक्सरसाइज नंबर 3 का 43 क्या लिखा है, IMN लिखा है स्टूडेंट, IMN दे रखा है इसने, कितना दे रखा है IMN, 0 से 1 t की पावर m 1 प्लस t की पावर n dt दे रखा है। और ये क्या कह रहा है, तो ये जो IMN है ये पूछना चाह रहा है कि ये किसके बराबर है, और इसने ऑप्शन दे रखे हैं स्टूडेंट। इसके क्या है, पहला ऑप्शन है n अपॉन m प्लस 1 im प्लस 1 n माइनस 1 बटे m प्लस 1। ये इस तरह से यहां 2 जगह लिखा है इसने। दूसरा ऑप्शन है 1 अपॉन m प्लस 1 im प्लस 1 n माइनस 1 बटे m प्लस 1। तीसरा ऑप्शन लिखा है 2 की पावर n अपॉन 1 प्लस m माइनस n इंटू m प्लस 1 n माइनस 1 अपॉन, और चौथा ऑप्शन दे रखा है 2 की पावर n अपॉन 1 प्लस m प्लस n इंटू ये लो। देखने में ये दिख रहा है कि नीचे m प्लस 1 पे ज्यादा बल दिया गया है, m प्लस 1 पे, और ये किस पे बल दिया गया, देखो यहाँ पे, मतलब मुझे 2 चीजें इसमें हाईलाइट दिख रही हैं। एक तो इसके ऊपर इसने बल दिया है, और एक 1 अपॉन m प्लस 1 पे इसने बल दिया है इसके अंदर। तो 1 अपॉन m प्लस 1 पे इसने बल दिया है और इसके ऊपर इसने जोर दिया है। तो अपन लोग इसको जब इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन का वैल्यू निकालना है, तो अपन लोग क्या करेंगे, इसको सेकंड फंक्शन मानेंगे, इसको फर्स्ट मानेंगे। क्यों, क्योंकि इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो t की पावर m प्लस 1 अपॉन m प्लस 1 होगा, और ये नीचे m प्लस 1 ही लाना चाह रहा है,
तो अपन लोग इसको इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स करेंगे, इसको सेकंड मानते हुए, उसको 1/m+1 को देखते हुए। अब क्या करेंगे बोलो, पहला स्थिर, दूसरे का समाकलन t⁻m+1/m+1, पहला स्थिर हो गया, दूसरे का समाकलन कर दिया माइनस चलो माइनस, देखो यहां लगा देते हैं, इसको नीचे सोल्व करते हैं। बोलो पहले का अवकलन करेंगे, इसका अवकलन करेंगे तो n बाहर आ जाएगा, 1 + t⁻n-1, और इसका 1 हो जाएगा t का। पहले का अवकलन हो गया, दूसरे का समाकलन 1/m+1। इसके अंदर 1/m+1 है आपका। हाँ आओ, Imn बराबर आ रहा है, लिमिट पुट करो 1/m+1, 1 पुट करेंगे तो 1/1 2, देखो 1 और 1 है 2, 2 की पावर n और 1 की पावर m+1, तो 2 की पावर n ही रह जाएगा, और ये 0 रखेंगे तो ये कंप्लीट 0 हो जाएगा, इसके कारण हो गया माइनस। ये स्टूडेंट ये क्या है, अगर ये Imn है, अगर ये Imn है तो ये क्या है, इसमें देखो m है तो m है, यहाँ n है तो n है, यहाँ देखो m+1 है, t के ऊपर m+1 है, यहाँ पे n-1 है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, I(m+1) और n-1, इसको मैं लिख सकता हूँ आपके हिसाब से, बताओ इसको ऐसा लिख सकता हूँ ना, जैसे Imn ये है, t की पावर m आ रहा है, 1 + t की पावर n आ रहा है, तो ये क्या बन गया, t की पावर m+1, 1 + t की पावर n-1 क्या बन गया, Im+1 n-1, ये इस Imn का वैल्यू आ गया। तो अपने जो ऑप्शन है उनमें देखिए, ये वाला जो ऑप्शन है वो आपको राइट नजर आ रहा है, इसमें 2 की पावर n/m+1 माइनस n इंटू Im+1 n-1/m+1, ये वाला जो इसका राइट उत्तर हो गया। बहुत ही जानदार शानदार क्वेश्चन था, इसमें यह निर्णय लेना ही सबसे महत्वपूर्ण था कि इसमें किसको फर्स्ट और किसको सेकंड माना जाए। सेकंड मानने को निर्णय इसको लेने का ये रहा, क्योंकि 1/m+1 आ रहा था, इसलिए इसको अपन ने सेकंड फंक्शन ले लिया, और ये आपका बहुत ही बढ़िया सा सवाल आप लोगों को देखने को इसमें मिला। देखिए एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग, 46 क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। क्या लिखा है, fy बराबर एक फलन दे रखा है e की पावर y, और gy बराबर एक फलन दे रखा है y, दो फलन दे रखे हैं, और उसके बाद में लिखता है स्टूडेंट कैपिटल FT जो है वो इतना है 0 से t स्मॉल f ऑफ t माइनस y इंटू gy dy, इतना दे रखा है इसने, और पूछता है कि कैपिटल FT का मान क्या है, कैपिटल FT कितना है ये इसने पूछा है। ऑप्शन देता है t e की पावर -1 है, 1 माइनस e की पावर -1 इंटू 1 + t है, तीसरा ऑप्शन देता है e की पावर t -1 + t है, और चौथा ऑप्शन देता है नन ऑफ दीज है। हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमें दिया गया है उनसे जो चाहिए वो मान निकालने पड़ेंगे। gy लिख देंगे सीधा, ft - y यहां से निकालो, y की जगह t - y लिखो, y की जगह t - y लिखा, इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं, ये मान आ गया इसका। चलो कैपिटल FT को निकालना शुरू करते हैं। हाँ 0 से t, ये वैल्यू अपन ने निकाल लिया, ये रहा e की पावर t इंटू e की पावर -y, और ये वैल्यू अपने को दे रखा ऑलरेडी y। देखो t के रेस्पेक्ट में, ये देखो डिफरेंट इंटीग्रेशन y के रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो ये कांस्टेंट हो गया, ये बाहर निकाला जा सकता है। कैपिटल FT बराबर e की पावर t 0 से t, ये आप लोग देख पा रहे हो 0 से t, और क्या लिखा है आपके सामने पड़ा है पूरा सीन। कैसे करेंगे बोलो, फर्स्ट सेकंड से करेंगे, इसको फर्स्ट और इसको सेकंड। कैपिटल FT बराबर आता है, बोलो जी, पहला फिक्स, दूजे का समाकलन करो, e की पावर -y का समाकलन माइनस e की पावर -y होता है, ये गुणा के अंदर है, यहां ध्यान रखना। हाँ पहला फिक्स, दूजे का समाकलन हो गया माइनस e की पावर t, आगे भी जाएगा, ये आगे भी जाएगा। प्रथम का अवकलन
द्वितीय का समाकलन e की पावर माइनस वाई का समाकलन माइनस e की पावर माइनस वाई, तो प्लस हो गया। चलो जी रखो जी, पहले t रखो, माइनस के चिन्ह को पीछे लगा दीजिए ताकि कंफ्यूज नहीं हो। t e की पावर माइनस टी, जीरो रखेंगे तो फिनिश हो जाएगा। थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, ये लो, हाँ जी, कैलकुलेशन तो है e की पावर माइनस वाई का समाकलन माइनस e की पावर माइनस वाई, माइनस का चिन्ह यहां लगा देते हैं, माइनस e की पावर माइनस वाई। देखते हैं क्या सीन बनता है, अंदर ले जाओ इसको, माइनस टी ई की पावर माइनस टी की पावर जीरो हो गया। ये तो ऐसे जीरो हो गया भैया पूरा, हाँ, ई की पावर माइनस टी की पावर जीरो एक हो गया। चलो अब ले जाओ आगे, ये माइनस का टी, ये जीरो हो गया, ये ई की पावर जीरो एक हो गया, और ये माइनस ई की पावर टी हो गया। स्टूडेंट आ जाता है, ये प्लस हो जाएगा क्या, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो गया, देखो ये आ जाता है ई की पावर टी माइनस कॉमन टी प्लस वन। इस तरह से थोड़ी सी कैलकुलेशन है यहाँ के बाद में, फर्स्ट सेकंड अपन ने मान लिया, ये क्वेश्चन यही खत्म हो जाता है। नीचे कैलकुलेशन है, आपको खुद को करनी पड़ेगी कैलकुलेशन भैया। चलो एक और क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन अपन लोग निपटाते हैं, 47। बहुत ही जानदार शानदार सा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, माना f(x) एक ऐसा फलन है, माना f(x) एक ऐसा फलन है कि f' बराबर f(x) है, कि f' बराबर क्या है, f(x) है, एवं f0 बराबर 1 है, एवं f0 बराबर 1 को संतुष्ट करता है। f(x) एक ऐसा फलन है जिसके लिए f' f(x) के बराबर है, f0 1 है। फिर लिखता है तथा gx एक ऐसा फलन है, तथा gx एक ऐसा फलन है जो f(x) प्लस gx बराबर x² को संतुष्ट करता है। क्वेश्चन पूछता है 0 से 1 ऑफ f(x) इंटू gx dx का मान क्या आएगा स्टूडेंट। ऑप्शन देता है e प्लस ई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस का 5/2, दूसरा देता है e माइनस ई स्क्वायर बाई 2 माइनस 5/2, तीसरा चौथा दो ऑप्शन और हमें इसमें दे देता है e प्लस ई स्क्वायर बाई 2 माइनस का 3/2 माइनस का 3/2, ये वाला सीन है। और चौथा ऑप्शन दे देता है नन ऑफ दीज। ये क्वेश्चन है आपका। देखो f(x) एक ऐसा फलन है जो इसको संतुष्ट कर रहा है, f0 बराबर 1 है। देखो आपका ये फंक्शन जो होता है e की पावर x, इसका अवकलन जो है वो e की पावर x ही आता है। दोनों सेम हो गए, f0 निकालिए, e की पावर 0 1 आ गया। मतलब ये फलन जो e की पावर x है, ये इन दोनों कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है। तो f(x) कौन हुआ, e की पावर x हो गया। अपन लोग और तरीके से भी इस f(x) को कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां तो अपन ने इसको डायरेक्ट अटैक किया है कि वो फंक्शन कौन है जिसका अवकलन उसी के बराबर e की पावर x है। f0 बराबर 1 भी इसमें संतुष्ट हो रहा है, f0 1 भी। तो चलो पहले तो अपन लोग f(x) को e की पावर x लेते हैं, उसके बाद में अपना काम करते हैं। तो f(x) जो है वो आपका क्या नजर आया, आपको e की पावर x नजर आया। f(x) क्या नजर आया, e की पावर x। चलो ठीक है, अब यहां e की पावर x रख दो इस दी गई समीकरण में। यहां से gx कितना आ जाता है स्टूडेंट, बोलो, x² माइनस e की पावर x। gx भी मिल गया, f(x) भी मिल गया,
अब हमें जो पूछा है उसमें आ जाओ। हमें जो पूछा है वो 0 से 1, हमें जो पूछा है वो क्या है, 0 से 1। एफ एक्स आपका ये रहा e की पावर एक्स, जी एक्स ये रहा एक्स स्क्वायर माइनस e की पावर एक्स डी एक्स। 0 से 1 अंदर गुणा करो, एक्स स्क्वायर e की पावर एक्स, e की पावर एक्स और e की पावर एक्स, e की पावर 2x हो गया स्टूडेंट। आइलेट से करना पड़ेगा, फर्स्ट सेकंड मानेंगे। बोलो पहला स्थिर, दूसरे का समाकलन, पहले का अवकलन 2x, दूसरे का समाकलन एज इट इज रह जाएगा। e की पावर 2x का समाकलन 1/2 e की पावर 2x। अब अपने को इसको थोड़ा सा भाई हल तो करना ही पड़ेगा भैया। चलो बढ़ाओ, तो 1 e की पावर 1, 0 रखेंगे 0, 2 आ जाओ, पहला स्थिर, दूसरे का समाकलन e की पावर x, दोबारा कर रहा हूं, ये -2 आगे भी जाएगा तो एक माइनस चिन्ह इसके अंदर आता है तो +2 हो जाएगा। पहले का अवकलन 1 और दूसरे का समाकलन e की पावर x का e की पावर x। यहां लिमिट रखो, e की पावर 2, e की पावर 0, ये लो, हाँ 2 देखो ये e बन जाएगा, 0 रखेंगे 0 हो जाएगा। 2 e की पावर x का समाकलन e की पावर x आएगा, लिमिट अपन लोग इसमें लिखेंगे 0 से 1, तो e की पावर 1 माइनस e की पावर 0, तो यहां से आने वाला 2e माइनस 2। यहां बताओ माइनस का 1/2 स्क्वायर और प्लस का 1/2, ये आ गया। ये तो स्टूडेंट कट चुका है, ये आ जाता है e माइनस e²/2 और माइनस का 2 + 1/2 माइनस का 3/2। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका नन ऑफ दीज आ जाता है। चौथे ऑप्शन में यही लिखा हुआ था, e माइनस e²/2 माइनस का 3/2, चौथा ऑप्शन यही इसमें लिखा हुआ था, तो ये वाला इसमें ऑप्शन हो जाता है। यहाँ मैं आपको एक चीज़ और समझाना चाहता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे एक चीज़ डायरेक्ट कल्पना की कि ऐसा फलन कौन होता है, e की पावर x होता है जो इन कंडीशंस का फॉलो करता है। देखो यहाँ से मैं आपको दिखाऊं, f' बराबर क्या दे रखा है f(x), आप इसको इसके नीचे लाओ बटे f(x) बराबर 1, दोनों साइड का x के रेस्पेक्ट में समाकलन करो, समाकलन कर दो, कर दिया। f(x) बराबर t पुट करो, f' dx dt बटा t log t हो जाता है बराबर x प्लस सी। यहाँ से f(x) आपको प्राप्त हो जाता है e की पावर x प्लस सी, यहाँ से f(x) आ जाता है e की पावर x इंटू e की पावर c। कंडीशन दे रखी है f0 बराबर 1, x की जगह 0 लिखेंगे तो f0 बराबर 1 बराबर e की पावर 0 1 e की पावर c, e की पावर c बराबर 1 देन c बराबर 0। c बराबर 0 आप लोग इसके अंदर पुट करेंगे, c बराबर 0 आप इसमें पुट करेंगे तो आप लोग अंततः क्या गेट करेंगे, f(x) बराबर e की पावर x ही गेट करेंगे। मतलब इन कंडीशंस को सोल्व करने के बाद जो फंक्शन हमें प्राप्त होता है वो e की पावर x ही प्राप्त होता है। ये हम डायरेक्ट भी सोच सकते हैं और उस तरह से भी इस चीज़ को कैलकुलेट करके हम लोग देख सकते हैं कि f(x) e की पावर x है। f(x) क्रिएट कर लिया, फिर यहाँ से इस कंडीशन से gx निकाल लिया। जब f(x) और gx दोनों अपने पास आ गए तो ये गुणा कर दिया और उसके बाद में इजीली समाकलन आप लोगों ने कर लिया। ओके, आज की क्लास अपनी यही खत्म होती है। नेक्स्ट अपन लोग अगली क्लास में मिलेंगे और आप निश्चित रूप से इन क्लासेस को लाइक करते रहिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए ताकि आपको आगे की जो क्लासेस हैं उनका नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।